तो लास्ट हमारा जो डिस्कशन था उसमें हमने बात कर ली थी, हमारी रिसिप्ट्स तक बात हो गई थी, है ना। तो आज हम बात करते हैं इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स की। हमारी एक्सपोर्ट की बात हो गई थी बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट तक, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, इसमें पहला नाम क्या आ रहा है, देखो परफॉर्मा इनवॉइस। देखो कहाँ लिखा हुआ है परफॉर्मा इनवॉइस, टॉप पे होगा सबसे ऊपर, आखिरी दो पन्ने ही मिला परफॉर्मा इनवॉइस। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट, प्राइस, ये सारी जानकारी हो। जो प्रोडक्ट जैसे एक्सपोर्ट होकर आपके पास आ रहा है, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में जो सारी जानकारी होगी वो क्या कहलाएगी आपके लिए, परफॉर्मा इनवॉइस। अच्छा, यही चीज आप एक्सपोर्ट में थे तो एक्सपोर्ट में आपको नाम मिल रहा था एक्सपोर्ट इनवॉइस, है ना। इंपोर्ट में ये बन गया प्रोफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पर अगला नाम जो अपने को समझना है वो है इंपोर्ट ऑर्डर। ऑर्डर की जगह यहाँ पर इंटेंट वर्ड भी यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है, इंटेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्टर की रिक्वेस्ट के बेसिस पर, इंपोर्टर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई ऑफ रिक्वेस्टीज टू गुड्स ऑफ द एक्सपोर्टर। आप एक ऑर्डर भेज रहे हो, भैया मेरे को ये वाला मार्कर के 5 लाख पीस बना के भेजो, तो ये बन गया आपका इंपोर्ट ऑर्डर। अगला नाम जो यहाँ पे हमें याद रखना है वो है शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस का मतलब है एक्सपोर्टर जब शिपमेंट एडवाइस आपको भेजेगा, यानी आपको, यानी कि इंपोर्टर को, तो इन्फॉर्म कर रहा है आपको। क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कि आपके गुड्स का शिपमेंट हो चुका है। जैसे अमेजोन से आप ऑर्डर करते हो तो एक मैसेज आता है आपके पास कि भैया ये प्रोसेस हो गया है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे ये शिपमेंट एडवाइस आएगी कि भैया मैंने आपके गुड्स जो है वो शिप कर दिए। अब ये जो शिपमेंट एडवाइस वाला डॉक्यूमेंट है, इसमें आपकी सारी जानकारी होगी। आपका इनवॉइस नंबर क्या है, वो जो बिल ऑफ लेडिंग के डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर एयरवे वाला जो बिल नंबर था, डेट, किससे आ रहा है, जिस जहाज से आ रहा है उसका क्या नाम है, विद डेट, इस दिन इस जहाज में रखा गया है, किस पोर्ट से एक्सपोर्ट करा है इसको, ठीक है भाई। जैसे अडानी का पोर्ट है, पोर्ट इंडिया में, तो अब पहुंचेगा कहाँ वो भी, है ना। डिस्क्रिप्शन, गुड्स क्या, कौन से सामान भेजे, कितनी क्वांटिटी भेजी, और किस दिन ये वेसल, शिप वर्ड यूज नहीं करते, कंटेनर्स वाले जो शिप्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है वेसल, VESSEL, वेसल। तो किस दिन ये वेसल शिप हुआ है, यहाँ से रवाना हुआ है, वो तारीख भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे काम का डॉक्यूमेंट जो इंपोर्टिंग करने के लिए वो कौन सा है, शिपमेंट एडवाइस। इसके बाद इस शिपमेंट एडवाइस में जो बिल ऑफ लीडिंग है ये आपको मिलेगा। ये प्रिपेयर होता है और साइन होता है शिप के मास्टर के द्वारा। जो शिप का मास्टर है वो एक रिसिप्ट पे साइन करता है, एक्नॉलेज करता है साइन करके कि ये गुड्स मेरे शिप पे ऑन बोर्ड रखे हुए हैं, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, कि इसको कहाँ, कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट तक मुझे लेके जाना है, उसकी जानकारी ये बिल ऑफ लीडिंग देगा। बिल ऑफ एंट्री, ये एक फॉर्म है जो कस्टम ऑफिस देगा। कस्टम ऑफिस जहां पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सरकार टैक्स लेगी कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में आपसे। तो कस्टम ऑफिस से ये फॉर्म सप्लाई होगा, इसमें इंपोर्टर को मिलेगा ये, और इसमें आपको जानकारी होगी, नेम, इंपोर्टर के एड्रेस, इंपोर्टर का नाम, कि शिप का नाम क्या है, कितने पैकेज आ रहे हैं, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सपोर्टर जो है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पोर्ट्स की डेस्टिनेशंस कहाँ से आ रहा है, कहाँ को पहुंच रहा है, और आपको कितनी कस्टम ड्यूटी इस पे पे करनी पड़ेगी। और आखिरी लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्ट में तो था बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पर है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये डॉक्यूमेंट बैंक की तरफ से है। इंपोर्टर, आप इंपोर्टर हो, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जिसमें बैंक अकाउंट है, तो आपका इंपोर्टर बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे गारंटी देगा एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर को यानी एक्सपोर्टर के बैंक को, कि इस इंसान के पास पेमेंट है और हम इस पेमेंट को ऑनर करेंगे। ऐसे हिंदी अपनी यूं नहीं, हाँ दे देंगे पेमेंट, ऐसे नहीं, ऑनर करेंगे आपको पेमेंट, आपका पेमेंट नहीं रुकेगा, ठीक है। जो भी सर्टेन अमाउंट आपका बिल का है, जो भी एक्सपोर्टर ने बिल इशू किया है इंपोर्टर को, उसका जितना भी पेमेंट है वो आपको पे आउट।
तो कुल मिला के हमें बात समझ में आ गई, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, बिल ऑफ लेडिंग चाहिए। भाई एक के लिए एक्सपोर्ट है, दूसरे के लिए इंपोर्ट है। आज अगर आप दुबई माल भेज रहे हो तो आपके लिए क्या है, एक्सपोर्ट, सामने वाले के लिए क्या है, इंपोर्ट। और अगर आप माल मंगा रहे हो तो आपके लिए है इंपोर्ट, तो सामने वाले के लिए क्या है, एक्सपोर्ट। एक इंपोर्ट ऑर्डर अपन ने डिस्कस कर लिया, लेटर टू क्रेडिट डिस्कस कर लिया, शिपिंग बिल कर लिया। एक वर्ड और देखो, मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट क्या है, जो शिप का जो कैप्टन है वो साइन करके बोलता है कि सामान लोड हो गया है, तो ये अप्रूव करेंगे। एक ये वर्ड देखो, इसमें दो है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इनको रीड करो एक बार। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट ये एक्सपोर्ट के टर्म में यूज करते हैं। इज अरेंजमेंट वेयर द बायर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट आफ्टर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, यानी कि एक टाइम ड्राफ्ट है, 15 दिन के बाद आपसे पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब यह है कि कलेक्शन टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है उसमें ड्रॉवी को ड्राफ्ट प्रायर टू रिसीविंग अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट आपको पहले देना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम रोक लेंगे, फिर गुड्स आपको नहीं मिलेगा। अब आप सोचो, जब ये इतना सारा काम कारोबार इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है तो लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे। और यहाँ केवल बिजनेस टू बिजनेस बात नहीं हो रही, यहाँ कंट्री टू कंट्री भी बात हो रही है। आज अगर हमारे देश के किसी दूसरे देश से रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारे देश में और उसके देश में ट्रेड अच्छा होगा। अगर हमारे रिश्ते खराब होंगे एक देश से तो वहां से हमारा ट्रेड भी क्या होगा, खराब होगा। आज इंडिया लगभग हर देश से ट्रेड करने की कोशिश करता ही है, इवन हम पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। पर लड़ाई होती है तो फिर ट्रेड इम्पैक्ट होता है। अफगानिस्तान से भी हम ट्रेड करते हैं, ईरान से ट्रेड करते हैं, रशिया से ट्रेड करते हैं, दुबई से ट्रेड करते हैं, यूएई से ट्रेड करते हैं। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट लिस्ट निकालोगे तो हम बहुत सारी कंट्रीज में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हैं, न्यूजीलैंड करते हैं, नीदरलैंड करते हैं, है ना, मैक्सिमम कंट्रीज में करते हैं। 10 मिनट 340 हो रहा है, 40 काउंट होता है, 48। तो आज हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, और इस पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो जहां इंटरनेशनल बात आ गई तो इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी 1 जनवरी 1995 में। आशीष सर जब पैदा हुए थे उसके अगले साल, आशीष सर पैदा हुए थे 94 में, डब्ल्यूटीओ बना 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बनाया। ज्यादा पुराना नहीं, 30 साल पुराना, 2025 चल रहा है, 95 से 2005 10 साल, 2005 से 2015 20 साल, 2015 से 2025 30 साल। 1995 में ये बनाया और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जेनेवा, GENEVA। तो स्विट्जरलैंड कंट्री में जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर। तो जितने भी ट्रेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं देशों के बीच में वो सारे कौन सुलझाएगा, डब्ल्यूटीओ सुलझाएगा। और यहां पर एक वर्ड हम यूज करते हैं, नेगोशिएशन, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन। खाली एक प्रोडक्ट थोड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। खाली एक्सपोर्ट थोड़ी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है। गांव में होता है ना, गांव में एक गांव की दूसरे गांव से लड़ाई होगी तो हमारे गांव की बेटी नहीं ब्याएंगे तुम्हारे गांव में होता है ना ऐसे किससे। तो वैसे ही डब्ल्यूटीओ है। तो डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया, डब्ल्यूटीओ बनाने के 4 कारण। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस पे ये काम करेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग के लिए। जितने भी आपने टैरिफ वर्ड सुना है, टैरिफ या कोटा, किस रेट पर लेन देन होगा, कितना रेट लगेगा। जैसे आपने प्रीपेड सिम्स में टैरिफ प्लान सुना होगा, 349 का टैरिफ प्लान है, 56 दिन की वैलिडिटी है, इतना आपको डाटा मिलेगा, इतना आपको मैसेजेस मिलेगा। तो टैरिफ का मतलब यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे टैरिफ का मतलब है जो आपको चार्जेस लगेगा, जो रेट्स लगेगा, या फिर जो भी बैरियर्स हैं उनको हटाएं, टैरिफ्स कम करें
और बैरियर्स को कम करें ताकि ट्रेड खुल के हो सके दो देशों के बीच में। दूसरा, एक देश से दूसरे देश अगर सामान आना जाना शुरू होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे और प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ना शुरू होगा। आज दुबई में बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडिया से जा रही है, दुबई में नहीं बन रही, हमारे पास है तो हम यहाँ से भेज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश है जिनमें मसाले नहीं है तो हम मसाले भेज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे पास नहीं है तो वहां से ड्राई फ्रूट हमारे पास आ रहे हैं। आपको पता है हम जब तिलक निकालते हैं तो चावल लगाते हैं, गेहूं क्यों नहीं लगाते? आप खाते तो हो, चावल हमारा है, गेहूं हमारा नहीं, गेहूं बाहर से आया है। आप जितनी चीजें खा रहे हो, जितने मसाले खा रहे हो, जो खा रहे हो आप चीजें, वो सारी चीजें यहाँ की नहीं है, कुछ चीजें बाहर से भी आई है। हाँ, हम गरम मसाले वाले लोग हैं, हमारा गरम मसाला हमारा था, गेहूं हमारा, हम तो चावल खाने वाले लोग हैं भाई। तो हमारा धान है, हमारी जमीन से उगता है, इसलिए हम उसको हमारे माथे पे लगाते हैं। गेहूं हमारा है ही नहीं, हमने उगाया नहीं, बाद में आया तो यहाँ उगना शुरू हो गया, पर हमारा मूल हमारा नहीं है, इसलिए हमने कभी गेहूं को, आपने सुना तिलक लगा कि गेहूं लगाया हो? चावल लगाया, गेहूं नहीं लगाया। कस्टम्स ऐसे थोड़ी तैयार हुए कस्टम्स। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तरक्की भी करेंगे और चीजों को सस्टेन भी करेंगे। आज रशिया कह रहा है, रशिया यूरोप कंट्रीज कह रही है हमने नई प्लेट्स इन्वेंट करी है जो पत्तल से, पेड़ के पत्ते से बनती है। अबे तो ये तो हमने बहुत पहले बना रखी है, इसको तो पत्तल दोने कहते हैं हम। मैं ऐसी प्लेट बताऊं जो चावल से बनती है, जिस पे खाना खा के प्लेट भी खा सकते हो, है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेस, हम तो उस सोच, उस मानसिकता के हैं, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक घर है, हम तो इस मानसिकता से रहते हैं। तो सारे वर्ल्ड के रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो पाए और साथ ही साथ देशों के बीच में एक ड्यूरेबल सिस्टम बने ट्रेड करने का, ताकि टाइमली चीजें पहुंचे। अब जैसे अगर किसी देश में वॉर होगी या किसी देश के हालात खराब होंगे तो वहां से माल आ पाएगा कि टाइमली नहीं आ पाएगा। जैसे जब अफगानिस्तान पे तालिबान का टेक ओवर हुआ तो इंडिया में बादाम पिस्ताओं की कीमतें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बादाम पिस्ता या ड्राई फ्रूट जो है वो अफगानिस्तान से हम इंपोर्ट करते थे। अब वहां पे अंदर के हालात खराब हुए तो हमारे पास माल आना बंद हो गया, माल आना बंद हो गया तो यहाँ डिमांड है पर सप्लाई नहीं है, तो फिर कीमतें क्या शुरू हो गई, बढ़नी शुरू। ये तीन शब्द और देख लो, चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी। एफओबी का मतलब है कि जो इंपोर्टर है भाड़ा वो देगा और सारी रिस्क वो लेगा। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, सारा रिस्क कौन लेगा, इंपोर्टर, और सारा फ्राइट का पेमेंट भी कौन करेगा, इंपोर्टर। सी एंड एफ, कॉस्ट एंड फ्राइट, जब भी ये लिखा हो तो इसका मतलब है एक्सपोर्टर पे कर रहा है, और जब तक इंपोर्टर के देश में पहुंच नहीं जाता, इंपोर्टर के देश तक पहुंच नहीं जाता, तब तक सारी रिस्क एक्सपोर्टर लेगा। एफओबी और सी एंड एफ क्लियर है। तीसरा नाम है सी आई एंड एफ, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। इसमें सारा जो फ्राइट का खर्चा है, कॉस्ट का खर्चा है और जो इंश्योरेंस का खर्चा है, ये सारा खर्चा एक्सपोर्टर ले रहा है। तो कॉस्ट एंड फ्राइट एंड कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट लगभग सिमिलर ही दिख रहे हैं। कॉस्ट एंड फ्राइट में एक वर्ड और जोड़ दिया, इंश्योरेंस। भाई कॉस्ट एंड फ्राइट के केस में सारा खर्चा कौन उठा रहा है, एक्सपोर्टर। फ्राइट कौन पे कर रहा है, एक्सपोर्टर। कॉस्ट कौन उठा रहा है, एक्सपोर्टर, जब तक कि वो प्रोडक्ट इंपोर्टर कंट्री में नहीं पहुंच जाता। पर अगर फ्री ऑन बोर्ड है तो इसका मतलब है सारा खर्चा उठा रहा है इंपोर्टर, भाड़ा भर रहा है इंपोर्टर। और इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस जो है ये कंप्लीट हो गया।